हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस। लास्ट क्लास में मैंने रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस सिखाया था। एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ के क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ गया था तो आज हम आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। The thing is, रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस से कैसे अलग होता है। एक बार फिर से रिकैप कराना चाहूंगा कि प्लेन सरफेस पे कैसे रिफ्रैक्शन होता है। मैंने बताया था कि एक तरफ एक मीडियम है, दूसरी तरफ दूसरा मीडियम है। एक तरफ μ1, दूसरी तरफ μ2। अगर μ2 में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हमने पानी के अंदर एक छोटा सा कॉइन रख दिया था, अगर μ2 के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे जाने वाली रेज जो अलोंग दी नॉर्मल है वो तो अनडेविएटेड μ1 में चली जाएगी, लेकिन उसके अलावा कोई भी रे बनाओगे तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो क्या होगा? इट विल आइदर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, या फिर वो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाएगी। और इस बेंडिंग की वजह से अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर है जो इन सारी रेस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको ये वाली रे तो इसी पॉइंट से आती दिखाई देगी, लेकिन दूसरी वाली रे जो है वो यहां से आती दिखाई देगी। समझ रहे हो? उसको लगेगा स्ट्रेट लाइन में पीछे इस पॉइंट से रेज आ रही है। अगर कोई तीसरी रे बनाऊं तो वो वाली रे भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर एक अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई है तो दूसरी भी अवे, और इसका भी ओरिजिनेटिंग पॉइंट यही दिखाई देगा। तो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज आती है और उनमें से उनका जब एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो वो इस पॉइंट से आती हुई अपीयर करेंगी। तो हमने बोला था कि ये एक्चुअल हाइट है ऑब्जेक्ट की, लेकिन इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहां पर दिखाई देगा? एपरेंट हाइट पर। ओके, और सारी कहानी हमने एक्चुअल हाइट और एपरेंट हाइट के लिए डिसाइड की थी। मैंने एक्चुअल हाइट को h1 बोल दिया था और एपरेंट हाइट को h2 बोल दिया था, और फिर मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था h1 बाई μ1 इज इक्वल्स टू h2 बाई μ2। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये बात थी। आज हमें प्लेन सरफेस की जगह कर्व्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन सीखना है। वो इससे स्लाइटली डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे कि क्या हो रहा है तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी, और प्रोसेस समझ में आ जाएगी तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मान लो ये एक कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस को अगर तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मान लेना कि एक छोटा वाला जो एक्वेरियम होता है जिसमें एक पॉट में एक सिंगल फिश रख देते हैं, उस तरह की शेप है। यहाँ पर पानी है और यहाँ पर एयर है। मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर μ1 मानूंगा और यहाँ पर μ2 मानूंगा। ओके, तो ये कर्व्ड सरफेस है जिसके दोनों तरफ अलग अलग तरह का मीडियम है। एक मीडियम इधर, एक मीडियम इधर। ठीक है, और इस मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा है। यही जैसे यहाँ पर मैंने कॉइन बनाया था, यहाँ पर कोई सिंपल सा ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने। इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है इसको। हियर इज योर ऑब्जर्वर, इसको देखना है उस ऑब्जेक्ट को। तो एक रे बनाना आसान है, यही स्ट्रेट लाइन इसकी आंख तक पहुंच जाएगी एकदम सही जगह से आती हुई। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन के अलावा हमें एक रे और बनानी पड़ती है। मैंने क्या बताया था? इमेज पोजीशन देखनी है तो एक से काम नहीं चलेगा, कम से कम दो रेज बनानी पड़ेगी। तो एक रे तो ये खुद पर खुद यही लाइन हो गई। ठीक है, मैं बहुत छोटे एरोज बना रहा हूं ताकि मैं मैथ्स दिखा पाऊं आपको। तो एक रे तो यही हो गई जो ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। ऑब्जर्वर यहां पर होगा, एकदम पास रखूं या एकदम दूर रखूं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता मुझे, पर एक रे ऐसी आ गई। इस रे की कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा कोई भी दूसरी रे तुमको बनानी है, ये रही दूसरी रे। ओके, तो जो सेकेंड रे है ये डेविएट हो जाएगी, इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जिस पॉइंट पर गिर रही है वहां पर जो नॉर्मल है वो ये होगा। ये क्या बनाया मैंने? सेंटर से सरफेस को कनेक्टिंग लाइन बनाई, रेडियस बनाई। रेडियस जो है वो हमेशा पेरिफेरी के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है,
तो दिस इज योर नॉर्मल, ये नॉर्मल बना दिया। अब अगर ये नॉर्मल है तो इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ठीक है। और मुझे नहीं पता म्यू1 म्यू2 में कौन सा बड़ा है, मैं कोई एक मान के सॉल्व कर देता हूं, उससे फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, फिर तुम फॉर्मूला यूज करना सीख लेना। तो लेट्स से म्यू2 बड़ा है तो ये रे किस तरफ बेंड होगी, सीधे जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अगर म्यू2 बड़ा है तो रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो टुवर्ड द नॉर्मल मतलब ऐसा सा सिनेरियो बन जाएगा। तो ये रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई और फिर आके यहां पर कहीं इसने क्या बनाई, इमेज बनाई। ओके, तो इस तरह से मैं प्रूव करते टाइम एक अप्रोक्सीमेट रे की डायरेक्शन लेके वैल्यूज अज्यूम करके सॉल्व करूंगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हुआ। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब हमने ये प्रूव किया था तब भी हमने स्नेल्स लॉ का यूज किया था। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम कुछ चीजें लिख सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। तो सारी मेहनत किसकी है, किसी तरह आर और आई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके इधर पुट करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मैं नेमिंग करना शुरू करता हूं वैल्यूज को। ये पॉइंट मान लिया ए, ये हो गया बी, सेंटर हो गया स्फीयर का सी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया डी जहां पर फाइनल इमेज बनी ए बी सी डी, और एक ये पॉइंट और चाहिए बच्चों, तो इसको बोल दिया मैंने ई। बस इतने से अपना काम हो जाएगा। क्या चीज ऑब्जर्व करनी है तुमको ये देखना है कि अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इस पहली चीज ये ऑब्जर्व करनी है, ये एंगल आई है, ये आर है, मुझे चाहिए ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा और ये वाला एंगल गामा। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अल्फा, बीटा एंड गामा। ऐसा मैंने क्यों किया, उसकी वजह है, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि एक जो एक्सटर्नल एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल का, उसकी वैल्यू सम ऑफ इंटरनल एंगल्स के बराबर होती है। एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू हमेशा सम ऑफ इंटरनल एंगल्स के बराबर होती है। मेरे कहने का मतलब है, ये अगर a है और ये b है तो इसकी वैल्यू हमेशा a प्लस b आती है, ठीक है। अगर आपको ये थ्योरम याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद से प्रूव कर सकते हो। एक ट्राइंगल बनाओ, देखो एक्सटर्नल एंगल हमेशा सम ऑफ इंटरनल के बराबर आता है। तो CDE के लिए, CDE ट्राइंगल के लिए मैं लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा उसका एक्सटर्नल एंगल है, आर प्लस गामा। ओके, तो उस लॉजिक से आर की वैल्यू मुझे मिल गई बीटा माइनस गामा। और एक और ट्राइंगल को पकड़ता हूं, लेट्स से ए, ट्राइंगल ACE के लिए, ACE के लिए बच्चों एक्सटर्नल एंगल है आई और इंटरनल है अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे आई और आर दोनों की वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू मिल गई, तो मैं कुछ फायदा ले लूंगा इस चीज का। कैसे फायदा लूंगा, हमने सीख रखा है जब एंगल्स छोटे हो तो बच्चों साइन आई की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा, अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर पुट की जा सकती है। तो मैं इसको लिख रहा हूं म्यू1 इंटू आई इज इक्वल्स टू म्यू2 इंटू आर। ओके, और आई को फिर मैं क्या लिख दूंगा, म्यू1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और आर को मैं लिख दूंगा म्यू2 इंटू बीटा माइनस गामा। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। लास्ट स्टेप, अल्फा की वैल्यू देखो, यहां पर अगर एंगल छोटा है तो टैन अल्फा की वैल्यू टैन अल्फा पुट कर सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो
अल्फा की वैल्यू बच्चों खुद से देख के जज करना, tan अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज AB। ऐसे ही दोबारा देखो, बीटा की वैल्यू, tan बीटा की वैल्यू पुट करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो EB अपॉन BC। RHS में बीटा की वैल्यू फिर से पुट करनी है, तो tan बीटा की वैल्यू EB अपॉन BC माइनस गामा की वैल्यू, tan गामा की वैल्यू बड़े वाले ट्राइंगल में गामा, tan गामा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज अगेन EB अपॉन बेस इज BD। आई बात समझ में? ठीक है, और EB सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, कॉमन लेके कैंसिल कर देना तुम। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो यहां स्पेस बना लेता हूं। अब हम फॉर्मूले पर पहुंच रहे हैं, μ1 इंटू 1/AB बचा। अब बच्चों ध्यान से देखो, AB यहां पर क्या लिया था हमने, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है, U को मैं लिखूंगा -AB। -AB क्यों, जिस तरफ से लाइट आती है उसको निगेटिव लिया जाता है, तो U इक्वल्स टू -AB। और ये क्या बनी है, फाइनल इमेज। एक रे सीधी सीधी आई और दूसरी ऐसे घूम के आई, दोनों इस पॉइंट पे मिले, तो ये है फाइनल इमेज। तो इसकी वैल्यू, V की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, +BD। तो बस ये दो सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए, 1 अपॉन AB, AB की वैल्यू -U प्लस 1 अपॉन BC, BC की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये किसके बराबर दिख रही है बच्चों, तुम्हें इस स्फीयर की रेडियस, ये सेंटर है और ये ऑलमोस्ट पेरिफेरी है, छोटे एंगल पे ये ऑलमोस्ट पेरिफेरी है, तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो -1/u प्लस BC की वैल्यू क्या पुट करूंगा दोनों जगह, रेडियस ऑफ द सर्कल, 1/r इज इक्वल्स टू, सेकेंड तरफ μ2 है मेरा, μ2 इंटू 1 अपॉन r, BC की वैल्यू फिर से r के बराबर पुट कर दी, -1 अपॉन BD की वैल्यू किसके बराबर, V के बराबर पुट कर दी। अगर आपको ये प्रूफ आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। फाइनल इक्वेशन μ2/B माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ये याद रखा जा सकता है। जैसे आपने लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला याद करोगे, ऐसे ही रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। और अगर खुद से प्रूव कर दोगे तब तो आप लाइफ लॉन्ग कभी इसको गलत यूज नहीं करोगे। आपको हमेशा पता होगा कि कहां पर यूज कर सकते हैं, क्या अप्रोक्सीमेशन के अंडर हमने इसको प्रूव किया है। अप्रोक्सीमेशन ये है कि सारे एंगल्स छोटे हैं, पैरेक्सियल रेज के लिए ये वैलिड है। ओके, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, आलस मत दिखाना, स्क्रीनशॉट से काम मत चलाने की कोशिश करना, फटाफट नोट डाउन करो। सबसे पहले मैंने ये फिगर बनाई थी, उसके बाद मैंने स्नेल्स लॉ लगाया था, उसके बाद मैंने ये दोनों वैल्यूज लिख के स्नेल्स लॉ को सब्स्टिट्यूट किया था और लास्ट में मैंने फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, तो सही सीक्वेंस में नोट डाउन करो, 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4। आई एम गिविंग यू द स्क्रीन टू टेक इट अप, टू राइट इट डाउन, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैं सिर्फ इस फॉर्मूले को रखूंगा स्क्रीन पर और इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। ठीक है, गुड थिंग इज कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप 2-3 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो कर लोगे तो देयर इज अ गुड चांस कि अगर क्वेश्चन आया तो उन्हीं में से कोई आ जाएगा। ओके, रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला है μ2/B माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ओके, यहां पर कौन कौन सी चीजें क्या है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन, v इज इमेज डिस्टेंस एंड r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन तीनों में ही अपने को साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
और साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जिस तरफ से रे ऑफ लाइट आ रही है उस डायरेक्शन को निगेटिव रखना। ओके, मैं आपको पहला एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर्मूला बहुत आसान है पर इसकी एप्लीकेशन में प्लस माइनस की गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं। ठीक है, तो बी वेरी 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 केयरफुल। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये एक गोल ग्लास का ग्लोब है, ग्लास का स्फीयर है। ओके, और इसकी रेडियस कुछ गिवन है। मैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाता हूं, एक्सप्लेन कर पाऊं, हालांकि टेक्स्ट लिखने के लिए जगह कम बचेगी, लेकिन ठीक है। तो इसकी रेडियस गिवन है, ये है इसका सेंटर, और रेडियस गिवन है, मान लेते हैं r इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, इसका म्यू गिवन है, ग्लास का म्यू बच्चों ज्यादातर 3/2 गिवन होता है, तो 3/2 ही ले लेते हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा स्टोन फंसा हुआ है, समझ रहे हो? यहां पर एक छोटा सा स्टोन है। ठीक है, अब इस स्टोन को ऑब्जर्वर यहां से भी देख सकता है, यहां पर भी ऑब्जर्वर रख सकता हूं मैं, और यहां से भी देख सकता है, यहां से ऑब्जर्वर रख सकता हूं, और दोनों के लिए पूछ सकता हूं किसको कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा। तो पहले हम ये वाले ऑब्जर्वर के लिए करते हैं। ओके, ये ऑब्जर्वर है अपना बाहर, दिस इज यू, ये आपकी आंख बना दी मैंने। ठीक है, ये सेंटर है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसकी पोजीशन इसको कहां दिखाई देगी वो तुम्हें समझना है। ठीक है, तो पहले तो पास दिखाई देगा या दूर दिखाई देगा, इतना डिसाइड कर लेते हैं। पास दिखाई देगा या दूर दिखाई देगा, इसके लिए मुझे एक रे इसकी आंख तक सीधे सीधे बनानी चाहिए। ये मैंने नॉर्मल वाली रे बना दी, ये तो अनडेविएटेड पास हो जाती है। ठीक है, हर जगह से जो परपेंडिकुलर वाली रे होती है वो अनडेविएटेड पास हो जाती है, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। ये था मेरा सेंटर। ठीक है, सेंटर सेंटर पे बनाया है, यस सेंटर। दूसरी रे बच्चों में ऐसी लेके गया। ओके, दूसरी रे ऐसी लेके गया, और अब आपको डिसाइड करना है कि ये रे किस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या अनडेविएटेड। अनडेविएटेड तो जाने से रही। ठीक है, तो वो डिसाइड करने के लिए आप क्या करो, सेंटर से इस पॉइंट को कनेक्ट करो। ये आपने क्या बना दिया, सेंटर से स्फीयर की किनारी को जोड़ोगे, परपेंडिकुलर लाइन यानी नॉर्मल बना दिया। ओके, ये रे आ रही है, यहां नॉर्मल है। अब आपको डिसाइड करना है, विल इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे डिसाइड करोगे, यहां पर है म्यू 3/2 और बाहर हम एयर में ही सांस ले पाते हैं, तो मोस्टली एयर ही होगा। तो ये रे आ रही है और रिफ्रैक्शन हो रहा है, इट विल बेंड, अनडेविएटेड जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो वो तुम डिसाइड कर सकते हो। ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो अवे मैंने भेज दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दूर बना दी, थोड़ा और बना सकता हूं बट ठीक है। ओके, थोड़ा और बना दे, चलो ये रहा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। तो अब जो बाहर आ रही है रेज, एक ये वाली रे बाहर आ रही है और एक ये वाली रे बाहर आ रही है, और जो भी इनको ऑब्जर्व करेगा, यहां पर बहुत बड़ी आंख बनानी पड़ेगी समझाने के लिए, तुम खुद से सोच लेना कि ऐसी बहुत सारी रेज आएंगी, हजारों करोड़ों रेज आएंगी, और वो कहां से आ रही है ये ऑब्जर्वर का माइंड उसको बताएगा। ठीक है, कैसे बताता है माइंड, वो इन दो रेज को बैक ट्रैक करेगा और बैक ट्रैक करके बोलेगा कि यहां से रेज आ रही है, दिस इज योर इमेज। क्या रेज एक्चुअल में यहां से आ रही है? नहीं, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है, जरूरी नहीं है ये इमेज स्फीयर के बाहर ही जाए, अंदर भी जा सकती है। मैंने अंदाजे से इमेज बनाई, मुझे बस इतना पता चल गया कि जो इमेज है वो दूर दिखाई देगी, उसको ऑब्जेक्ट उसको इस केस में दूर दिखाई देगा। ओके, अब मुझे क्वेश्चन में एक चीज और गिवन थी कि इस ऑब्जेक्ट की सेंटर से डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर रेडियस है, सेंटर से डिस्टेंस मैं ले लेता हूं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सेंटर से 4 सेंटीमीटर पे है तो ये इस ऑब्जर्वर से कितनी डिस्टेंस पर हो गया, 12 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, और हमारा लॉजिक कहता है कि उसको 16 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर दिखाई देगा। तो क्या किया जाए, फॉर्मूला लगाया जाए, μ2 by b माइनस μ1 by u इज इक्वल्स टू
μ2 माइनस μ1 बाई आर। ओके, μ2 कौन सा है, जहां पर रे जा रही है, एयर। μ1 कौन सा है, जहां से रे आ रही है, ग्लास। u कितना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। u कितना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बच्चों कैसे लेंगे, जिधर से रे आ रही है ऑब्जेक्ट उसी तरफ है, तो अगर ऑब्जेक्ट उसी तरफ है तो u की वैल्यू कैसी लेंगे हम, नेगेटिव, तो माइनस 16 सेंटीमीटर। ओके, 12 प्लस 4 माइनस 16 सेंटीमीटर। u की वैल्यू पता है, μ1 पता है, μ2 पता है, और v की वैल्यू निकालनी है। लेकिन एक और चीज पता है हमको, रेडियस। रेडियस कितना पुट करेंगे, तो रेडियस पुट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि जिस साइड से रे आ रही है, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिधर से रेज आ रही है सेंटर उसी की तरफ है, सेंटर उसी तरफ है, तो जो रेडियस है वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। जिस तरफ से रेज आ रही है उस तरफ को नेगेटिव लेना है, और रेडियस और सेंटर दोनों उसी की तरफ है, तो हम रेडियस की वैल्यू क्या पुट करेंगे, रेडियस की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 12 सेंटीमीटर। ये वाली चीज लोगों को नहीं आती है। यू को तो सब सही डिसाइड करते हैं, μ1 μ2 भी सब सही डिसाइड करते हैं, रेडियस डिसाइड करने में गलती हो जाती है। तो कैसे डिसाइड करना है, जिस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेंटर उसके लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, बस इससे डिसाइड करना है। जिस सरफेस पे, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो सेंटर उसके लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में से रेज आ रही है, तो हमने लेफ्ट साइड को कैसा ले रखा है, नेगेटिव ले रखा है। बस इतना डिसाइड करके वैल्यूज पुट कर दो। μ2 की वैल्यू 1, b कैलकुलेट करना है, μ1 की वैल्यू 3/2, u की वैल्यू माइनस 16 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 माइनस 3/2 अपॉन रेडियस। रेडियस कितनी है, माइनस 12। इसको सॉल्व करना, केयरफुली सॉल्व करना। मुझसे बहुत मिस्टेक्स होती थी जब मैं इनको सॉल्व करता था, प्लस माइनस की बहुत मिस्टेक करता था मैं। माइनस 1/2 आएगा और नीचे माइनस 12 है, तो प्लस 1/24 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ करने में गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है। 2 स्टेप मैंने स्किप किए और उसी में गड़बड़ हो जाती है। माइनस 3/32, 24 और 32 की टेबल आती है किसी को, इनका एलसीएम होगा 96। 4 टाइम्स 4 माइनस 3 टाइम्स 3 3 9। तो बच्चों मेरा आंसर आया है v इज इक्वल्स टू माइनस 96/5, जिसकी वैल्यू होती है माइनस 19 ठीक है। तो जो 16 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा था वो उसको कितनी डिस्टेंस पे दिखेगा, सेम नेगेटिव आया है, मतलब पीछे की तरफ ही है। कितनी डिस्टेंस पे, माइनस 19.2 सेंटीमीटर। दिस वन इज नॉट इजी, स्पेशली जब एग्जाम में जल्दबाजी में आप साइन कन्वेंशन डिसाइड कर रहे हो। अगर साइन कन्वेंशन आता है तो इससे आसान कुछ नहीं है, और अगर साइन कन्वेंशन में जरा भी कंफ्यूजन है तो सॉल्विंग में गलती हो जाएगी। तो पेशेंटली इसको नोट डाउन करो। अब हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुम लोग पहले ट्राई करोगे, मैं बाद में ट्राई करूंगा, और उसके एंड तक वैरायटी नहीं है इसमें कुछ। रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस, या तो स्फीयर के अंदर तुम होगे, बाहर कोई होगा जिसको तुम देख रहे हो, या स्फीयर के अंदर कोई सामान होगा और तुम बाहर होके उसको देखोगे। तो इसमें वैरायटी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो पेशेंटली तीनों क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो और डन करो इसको, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट। ओके बच्चों, एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इस बार मैं रे डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा। कई बच्चे इतना कॉम्प्लिकेटेड रे डायग्राम देख के डर जाते हैं और कहते हैं कि सर ये तो बहुत टफ है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, विश्वास करो मेरा, तुम कर सकते हो, तुम सीख सकते हो, और तुम एग्जाम में भी करके आ सकते हो, ठीक है। ये रहा स्फीयर। स्फीयर का म्यू अभी भी कितना ले रहे हैं हम, स्फीयर का म्यू लेते हैं, इस बार लेते हैं 4/3। लेट्स से वाटर है, यहाँ वाटर के अंदर एक फिश है यहाँ पर, ओके, ये रही हमारी फिश, ठीक है। और ऑब्जर्वर है पानी के बाहर, यहाँ पर इस बार मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, साइन कन्वेंशन तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये है फिश, और इसकी जो रेडियस है, सेंटर भी बना दिया मैंने, रेडियस है बच्चों लेट्स से
9 सेंटीमीटर, रेडियस है 9 सेंटीमीटर और फिश की सरफेस से डिस्टेंस दी हुई है, फिश की सरफेस से डिस्टेंस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो फिश है ये तो सेंटर है, फिश सरफेस से 6 सेंटीमीटर पे है। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि इस बंदे को ये फिश कितनी डिस्टेंस पर दिखाई देगी, कितनी डेप्थ पर दिखाई देगी। तो क्वेश्चन लिख लो एक लाइन में, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस एट विच द फिश विल अपीयर टू द मैन। मैन को फिश कितनी डिस्टेंस पर दिखाई देगी, ठीक है कितनी डिस्टेंस पर, 6 सेंटीमीटर पर, और पूछा जा रहा है कितनी डिस्टेंस पर दिखाई देगी। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर पर। तो अब फॉर्मूला लिख लो, u v म्यू वन म्यू टू डिसाइड करो, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, सिंपल है, म्यू टू बाई म्यू वन और म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला है, एक ही सॉल्विंग है, बस सबकी वैल्यू डिसाइड कर लो शुरू करने से पहले। u की वैल्यू बच्चों क्या लोगे, u की वैल्यू क्या लोगे, इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होना है इस बार, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो रेज इस तरफ से आएंगी, राइट, रेज राइट साइड से आएंगी, तो राइट साइड को हमें इस बार क्या लेना चाहिए, राइट साइड इज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, जिस राइट से रेज आ रही है उसको नेगेटिव ले लो, तो राइट साइड इस बार क्या है, नेगेटिव। तो u की वैल्यू क्या हो गई, -6, जिधर से रेज आ रही है वो डायरेक्शन नेगेटिव, तो u की वैल्यू -6। ओके, म्यू वन कौन सा होगा, जहां से रेज आ रही है, म्यू वन होगा वाटर 4/3। म्यू टू कहां पर होगा, जहां रेज जा रही है वो क्या है, एयर, तो म्यू टू हो गया 1। फाइनली क्या बताया, हमेशा सिर्फ रेडियस में ही कंफ्यूजन होगा, रेडियस कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। सोचो, जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है सेंटर उसके राइट में है या लेफ्ट में, तो तुम बोलोगे सर राइट में, और राइट साइड को इस बार हमने पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है, तो तुम बोलोगे सर राइट से रेज आ रही है तो राइट साइड को नेगेटिव लिया है, नेगेटिव लिया है तो रेडियस कैसी हो गई, नेगेटिव। तो आंसर हो गया, आर की वैल्यू हो गई -9। इसको डिसाइड करने में आपको 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने, लेकिन अगर आपने ये एक्स्ट्रा 15 सेकंड दे दिए तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, आर की वैल्यू -9। ये काम खुद से कर लो, वीडियो पॉज करके बैक में जाके ये काम खुद से कर लो और आके चेक कर लो कि हमने सही डिसाइड किया या नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, 1/v प्लस 2/9, 4 से 6 काट दिया मैंने, इज इक्वल्स टू -1/3 अपॉन -9, तो आ गया 1/27। तो 1/b इज इक्वल्स टू 1/27 माइनस 2/9, एलसीएम आया 27, 1 माइनस 9, 3, 3 2 6, -5/27। बच्चों इस बार v की वैल्यू आ रही है -27/5, ये होगा -5.4 सेंटीमीटर। नेगेटिव में आया है, हमने राइट साइड को नेगेटिव माना है, तो फिश उसे दिखेगी तो राइट साइड में, राइट साइड में फिश है तो राइट साइड में दिखेगी, लेकिन कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगी, -5.4 सेंटीमीटर पे, मतलब 6 सेंटीमीटर पे है और दिखाई कहां पर देगी, पास में दिखाई देगी, ठीक है, थोड़ा सा क्लोज, यहां पर उसको फिश दिखाई देगी -5.4 सेंटीमीटर पे। आई बात समझ में, ठीक है। अब तुम ऐसा सोच सकते हो, पिछली बार फिश उसको दूर दिखाई दी थी, इस बार उसको फिश पास दिखाई दी, ऐसा क्यों हो रहा है, और हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हमने सही आंसर निकाला है या नहीं निकाला है। तो उसके लिए कुछ लोग रे डायग्राम बनाने पे फास्ट होते हैं, कुछ लोग, सब नहीं होते, तो मैं वो सबको सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको रे डायग्राम बनाने में थोड़ा सा भी कंफर्ट है तो आप ये चेक कर सकते हो कि फिश पर्सन को पास दिखाई देगी या दूर दिखाई देगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, बस ये रही फिश, ये रहा ऑब्जर्वर,
इस फिश से दो रेज इस तक ले आओ, एक तो ये वाली परपेंडिकुलर वाली कभी चेंज ही नहीं होती है, और दूसरी कौन सी, किसी और एंगल पे, तो ये एंगल पे ले गए और इस पॉइंट पर सेंटर से जोड़ दिया, तो ये क्या बना दिया मैंने, डॉटेड लाइन हमेशा क्या बनाता हूं मैं, नॉर्मल। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जा रही है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो किस तरफ बेंड करो, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बोलोगे सर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करो, कर दिया अवे फ्रॉम। अब ये रे और ये रे कहां से आती दिखाई देंगी, इस रे को अगर बैक ट्रैक करोगे तो पास से आती दिखाई देंगी या नहीं, तो यहां पर इमेज बनी। तो जिन लोगों का, जिनको रे डायग्राम अच्छा लगता है, बनाने में मजा आता है, या जो प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, देखो कोई जिस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, जिसमें अच्छे हो जाओगे उसमें मजा आएगा। ठीक है, कोई भी वीडियो गेम खेलते हो अगर उसमें अच्छे हो जाते तो मजा आता है, और दोस्तों से हारते रहते हो तो बेकार वीडियो गेम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर रेट 2 बनाई, पता चल गया कि पास में खिसकेगी इमेज या दूर खिसकेगी। दूसरा वाला केस भी बनाओ जो पहले किया था, जो पहले बनाया था, फर्स्ट एग्जाम्पल जो किया था, उसमें ये सेंटर था, यहां पर ऑब्जर्वर था और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट था, है ना, सेंटर के पीछे था। तो उसमें क्या हो रहा था, एक रे तो ऐसे ले गए अनडेविएटेड और दूसरी किसी एंगल पे ले गए, और जहां पर भी उसका रिफ्रैक्शन कराया वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। और अब ये ऐसी जा रही है और कहां से, डेंसर से रेयरर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही थी, तो डेंसर से रेयरर में विल इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल। तो तुम बोलोगे सर फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिया। अब इस रे को बैक ट्रैक करो, इस रे को तो बैक ट्रैक कर ही रहा आदमी, यहां पर दिखाई देगा, पीछे दिखाई देगी इमेज, तो उसमें फिश दूर शिफ्ट हो जाएगी, जबकि इस केस में फिश पास में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कई बार तो क्वेश्चन नीट और मेंस पे तो वैल्यू का आता ही नहीं है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि फिश उसको पास दिखाई देगी या दूर दिखाई देगी, और 99% केसेस में पास वाले होते हैं। तो पूछा जाएगा तो कौन सा पूछा जाएगा, जिसमें दूर दिखाई दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से रे डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, पर ये अज्यूम नहीं करना है कि ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा खुद से, जब तक तुम तीनों क्वेश्चन, एक और कराऊंगा अभी, तीनों क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे खुद से साइन कन्वेंशन लेके सॉल्व नहीं कर देते। ये मत मानना कि तुम इसको सॉल्व एग्जाम में कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में अंडर प्रेशर ये पॉजिटिव नेगेटिव की गलतियां होने का चांस बहुत ज्यादा है। ओके, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इस बार हम फिश को नहीं देखेंगे, फिश हमको देखेगी। ओके, तो इस बार तीसरे क्वेश्चन में, इसको भी हटा दो बच्चों। ठीक है, इस बार तीसरे क्वेश्चन में एग्जाम्पल 3, ये रहा बड़ा सा स्फीयर, ठीक है, और ये रही उसके अंदर फिश। ठीक है, ठीक है, गुस्सा में लग रही है फिश, तो ये रही फिश, ये रहा स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे वाटर है तो म्यू कितना हो जाएगा, 4/3, और बाहर कुछ डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, बॉल रखी है। ओके, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 9 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन है बच्चों इस बार, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द बॉल विल अपीयर टू द फिश। फिश को बॉल कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगी फ्रॉम द सरफेस से फिश को बॉल कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी। ठीक है, तो अब मैं तुमको मौका देना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, डरना मना है। ठीक है, डरना मना है, और फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, r को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव डिसाइड करो, u को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव डिसाइड करो, μ1 की वैल्यू कौन सी होगी डिसाइड करो, और μ2 की वैल्यू कौन सी होगी डिसाइड करो। ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ एक रे बनानी है ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ। ये रही बॉल और ये रही मेरी रे,
सिर्फ एक रे से आपको सारा साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाएगा। जिस तरफ से रे आ रही है वो नेगेटिव है और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, u की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -12। इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिधर से लाइट आ रही है वो डायरेक्शन नेगेटिव है, तो u हो गया -12। v तो मुझे निकालना है। μ1 कौन सा हो गया, जहां से रे आ रही है, तो μ1 हो गया एयर के लिए 1, और μ2 कौन सा हो गया, जहां रे जा रही है, तो μ2 हो गया वाटर के लिए 4/3। और लास्ट रेडियस की वैल्यू +9 या -9, सोचो सोचो सोचो। ठीक है, इस साइड ये नेगेटिव है साइड, और सेंटर और रेडियस दोनों ऑन दी अदर साइड है, तो रेडियस इस बार क्या पुट करेंगे, +9 सेंटीमीटर। अब आपके पास μ1 μ2 रेडियस और u सब है, पुट कर दो, सॉल्व कर दो और खुश हो जाओ। ठीक है, अगर तुमने भी सही डिसाइड किया था तो खुश हो जाओ, बस इससे टफ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, μ1 इज 1, u इज -12, μ2 माइनस μ1 4/3 -1 अपॉन r की वैल्यू इस बार पॉजिटिव पुट करनी। इसको सॉल्व करने में कोई गलती नहीं करेगा, जो गलती करेगा वो साइन डिसाइड करने में ही गलती कर सकता है। 27 और 12 का बच्चों क्या आएगा एलसीएम, 3 से काट देते हैं इसको, 9 और 4 का एलसीएम। बच्चों फाइनल आंसर आ रहा है मेरा v = -36 × 4/5। इसकी वैल्यू आ जाएगी -28.8। मतलब उसको बॉल दिखेगी बाहर ही, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे दिखाई देगी। कितनी डिस्टेंस पे, -28.8 सेंटीमीटर पे। ओके, ठीक है। अगर कोई सिर्फ इतना पूछता कि बॉल उसको पास दिखाई देगी या दूर दिखाई देगी तो कैसे डिसाइड करोगे, तो सिर्फ रे डायग्राम से डिसाइड कर सकते हैं, पर ये भी सीखना जरूरी है। ये नहीं कि ये टफ वाली चीज है तो छोड़ दी। ठीक है, सिर्फ रे डायग्राम से जो हो जाए वो भी कर लेंगे, रे डायग्राम में बना के दिखा दूंगा, लेकिन सीखना जरूरी है। फटाफट नोट डाउन करो इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, इसको लिख लिया होगा आपने। मैंने बोला था कि सिर्फ इतना पूछा जाए कि उसको बॉल पास दिखाई देगी या दूर दिखाई देगी, तो वो डिसाइड करने के लिए हमें सॉल्विंग की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ रे डायग्राम से बता सकते हैं कि इसको बॉल पास दिखाई देगी या दूर दिखाई देगी। तो रे डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं चाहिए होगा। रे डायग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जर्वर और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया है, 2 रेज बनानी है ऑब्जेक्ट से, एक सीधे ऑब्जर्वर की तरफ परपेंडिकुलर वाली, अनडेविएटेड वाली, और दूसरी किसी और एंगल पर। तो ये आ गई दूसरी रे। इसका रिफ्रैक्शन कराने के लिए क्या बनाना जरूरी है, नॉर्मल बनाना जरूरी है। नॉर्मल कैसे बनाते हैं, सेंटर से सरफेस को जोड़ दो, तो वो जो लाइन बनेगी वो नॉर्मल होगी हमेशा। ठीक है, तो ये नॉर्मल। तो अब ये कहां से कहां जा रही है, एयर से वाटर में, तो इट विल बेंड। रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड द नॉर्मल, तो नीचे की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, अब ये रे ऐसी चलेगी, थोड़ा सा पास हो गई। तो अब ये वाली रे और ये वाली रे कहां से आती दिखाई देंगी, बैक ट्रैक करो इसको, यहां कहीं से आती दिख रही थी, इसीलिए आंसर बहुत बड़ा आया था। ठीक है, 28 कुछ आया था, जबकि ऑब्जेक्ट सिर्फ 12 सेंटीमीटर का रखा था। तो ये हो गया रे डायग्राम। ये दोनों रे उसको कहां से आती दिखेंगी, उस दूर वाले पॉइंट से। तो रे डायग्राम की मदद से क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो कि ऑब्जेक्ट पास दिखाई देगा या दूर। वैल्यू निकालनी है तो रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस के लिए अलग फॉर्मूला है, रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस के लिए अलग फॉर्मूला है। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और, प्लेन सरफेस के लिए ये नोट डाल के लिखना कि जो फॉर्मूला कर्व सरफेस के लिए है वो है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये कर्व सरफेस के लिए है, लेकिन फॉर प्लेन सरफेस भी यही चल भी जाएगा अगर चलाना हो किसी को। तो प्लेन सरफेस के लिए r की वैल्यू हम इंफिनिटी पुट कर देंगे, और जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो μ2/v माइनस
म्यू1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो। बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में आ गया म्यू2 बाई यू, म्यू2 बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू1 बाई यू। अब आप ध्यान करो, हमने रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस पर यही लिखा हुआ है। हमने लिखा हुआ है म्यू2 बाई h2 इज इक्वल्स टू म्यू1 बाई h1। अगर पिछली क्लास देखी है तुमने, तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ सर यही फॉर्मूला डिराइव किया था और यूज किया। तो कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस का फॉर्मूला टेक्निकली सेम ही है, बट प्लेन सरफेस बहुत इजी होता है तो उसको ऐसे लिख रखा है। कर्व सरफेस में थोड़ा सा ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, तो वो ऐसे लिख रखा है। ओके, तो इस नोट के साथ हम रिफ्रैक्शन ऑन कर्व सरफेस खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों सिखाऊंगा। तो लेंस मेकर क्या है और लेंस फॉर्मूला क्या है, उनके बीच का डिफरेंस भी समझाऊंगा। ओके, चलो बच्चों, टेक केयर।